Hello friends, I am Dr. Kalpana and the topic I am taking today is DNA replication in prokaryotes. In my last video, we studied about the initiation. The DNA replication in prokaryotes can be studied in three points: initiation, elongation and termination. Initiation we have already read. Now in this video we will start with the elongation. In initiation we saw that a primer is formed. ये primer जो बनता है, this is primer. ये प्राइमर बनाता है RNA पॉलीमरेज. यहाँ पे पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज काम नहीं करता है क्योंकि DNA पॉलीमरेज को पॉलीमराइजेशन करने के लिए एक 3OH चाहिए होता है और वो ये नहीं होगा. जब ये प्राइमर बन जाता है तो इसको ये OH मिल जाता है, फिर ये DNA पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है. ये प्राइमर जो होता है ये 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है और इसमें RNA सीक्वेंसेस होते हैं. जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो RNA वाले होते हैं और ये वाले स्ट्रैंड 5' है तो इसमें ये बनता है 5' क्योंकि पॉलीमरेज जो हमेशा 5 to 3 साइड में ही ये पॉलीमराइजेशन कर सकता है. तो यहाँ पर जो इस जो स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री जो है वही यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं. अब एक न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या होता है? फॉस्फेट होता है, ये पेंटोज शुगर होती है और इस पे यहाँ 1 पोजीशन कार्बन से जुड़े हुए नाइट्रोजन बेस होते हैं. ये 3 पोजीशन शुगर जो है 3 पोजीशन पे जो कार्बन है उससे एक OH फ्री होता है. ये फ्री OH बहुत ज़रूरी है, इसी के बिना ये पॉलीमराइजेशन नहीं होगा और इसीलिए ये जो है प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें OH यहाँ पर हमें मिल जाता है, तब DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ पर काम करता है. अब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरह के होते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 तरह के होते हैं. फॉस्फेट शुगर एडेनिन, फॉस्फेट शुगर ग्वानिन, फॉस्फेट शुगर साइटोसिन और फॉस्फेट शुगर थाइमिन. और इन सब में जो है 3rd पोजीशन पर ये OH होगा. बिना OH के ये पॉलीमराइजेशन नहीं होगा. तो शुगर के 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ ये OH फ्री होता है. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स इस रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये जो है ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलते हैं. इस फॉस्फेट से हाई एनर्जी बॉन्ड से एक फॉस्फेट और फिर ये इस फॉर्म में ये पाए जाते हैं. ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं 2. ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा है और ये गामा है. और ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये क्या है? हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं. जब ये टूटेंगे तो एनर्जी निकलती है. तो ये जो हो गया इसका नाम हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और ये हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. तो ये सबस्ट्रेट के रूप में पाए जाते हैं सेल के अंदर और ये ट्राइफॉस्फेट होते हैं. इस तरह से ये 4 ट्राइफॉस्फेट होते हैं. ये 2 तरह का काम करते हैं. पहली चीज़ तो ये सबस्ट्रेट है, ये जो यहाँ पे जुड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये एनर्जी देते हैं. ये बॉन्ड जब टूटते हैं तब एनर्जी निकलती है और वही यूज़ होती है पॉलीमराइजेशन के लिए. अब क्या होता है? DNA पॉलीमरेज 3 इस OH को, ये जो प्राइमर का ये OH फ्री है, इसको किससे जोड़ता है? अल्फा फॉस्फेट से. इससे जोड़ देगा और इससे जोड़ने से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है 2, ये वाला अल्फा और बीटा के बीच का, ये क्या होगा? टूट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये 2 फॉस्फेट, इसको हम पायरोफॉस्फेट कहते हैं, प्लस एनर्जी क्योंकि उस बॉन्ड को टूटने से एनर्जी निकली है. तो ये OH इस अल्फा फॉस्फेट से जुड़ जाएगा यहाँ पर और ये कौन करेगा? DNA पॉलीमरेज
और ये बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा होता है, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। तो ये प्राइमर का जो फ्री OH था वो किससे जुड़ गया, ATP जो ये था इसके अल्फा फॉस्फेट से, ये जो है इससे जुड़ गया। अब इसके जुड़ने से क्या होगा, ये आके कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। तो अब ये ट्राइफॉस्फेट नहीं रह गया, अब ये सिंपल न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन वाला, और ये OH से जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जुड़ के क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। यहाँ पे थाइमिन था तो ये इसका यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो ये वाला यहाँ आ गया और इसका OH एक फ्री यहाँ पर थर्ड OH3 कार्बन से जुड़ा वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो इसमें जुड़ गया। अब फिर से ये OH किससे जुड़ेगा, यहाँ पर क्या है, साइटोसिन है, इसका मतलब ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो ये वाला फिर किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और फिर हमको पायरोफॉस्फेट मिल जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी। फिर ये DNA पॉलीमरेज 3 करेगा और बॉन्ड जो बनेगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से ये यहाँ आके जुड़ गया। जो एक न्यूक्लियोटाइड पहले जुड़ चुका था और एक न्यूक्लियोटाइड ये अब जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ गया, चेन इतनी लंबी हो गई और इसके पास भी ये OH है। अब क्या होगा, ये OH अब यहाँ पे क्या आएगा, ग्वानिन है, इसका मतलब साइटोसिन वाला आएगा। फिर ये OH इस अल्फा फॉस्फेट से जुड़ेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर पायरोफॉस्फेट और एनर्जी मिल जाएगी। फिर वही करेगा ये DNA पॉलीमरेज 3 और ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो फिर ये OH से जुड़ गया यहाँ पे और यहाँ पर ये ग्वानिन वाला था तो साइटोसिन वाला यहाँ पे जुड़ गया। अब फिर वही होगा, ये OH किससे रिएक्ट करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे एडेनिन है तो ये थाइमिन वाले से बनाएगा। फिर ये बॉन्ड टूटेगा ये और हमें यहाँ पर पायरोफॉस्फेट और एनर्जी मिल जाएगी। और फिर ये यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये जुड़ गया और OH ये फ्री है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये किस डायरेक्शन बन रहा है, 5 to 3, क्योंकि जो ओरिजिनल था टेम्पलेट वो क्या था, 5-3 इस डायरेक्शन में था और ये एंटी पैरेलल होते हैं, इसलिए नया वाला क्या बन रहा है, 5-3 डायरेक्शन में बन रहा है। DNA पॉलीमरेज 3 हमेशा ये 5-3 डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। तो इस तरह से ये चेन आगे बढ़ती जाती है और ये फॉर्क खुलती है, जो रिप्लिकेशन फॉर्क है ये खुलती जाएगी आगे और ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी या DNA का एक स्ट्रैंड बन जाएगा। इसका बिल्कुल अपोजिट ये 5-3 था, ये इधर से 5-3 बन जाएगा। तो इस तरह से ये इनिशिएशन हो जाता है। अब इनिशिएशन तो हो गया,
लेकिन इसमें क्या एक प्रॉब्लम है ये कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो केवल 5'3" डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो इसलिए इसमें भी प्राइमर बनेगा, लेकिन इसमें प्राइमर कहाँ बनेगा? मान लीजिए यहाँ बना प्राइमर इसका, और इसका जो है डायरेक्शन क्या होगा? ये 5 होगा, ये 3 होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए ये 3, 5 था, ये वाला 5 थे। अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे वो इधर नहीं होंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 3, 5 होना किधर चाहिए? 5 to 3। तो ये जो है पॉलीमराइजेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन 5'3" डायरेक्शन इस स्टैंड के लिए ये वाली है। अब मान लीजिए ये स्टैंड खुल गया और ज़्यादा, ये इतना था, अभी ये और ज़्यादा खुल गया, यहाँ से खुल गया, ये 5'3" है, ये 3, 5। यहाँ पर इसका प्राइमर था और फिर इसने, अब ये जब ये ज़्यादा खुल जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड भी क्या होंगे? इधर से ज़्यादा ये ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे फॉर्क खुलती जाएगी, ये फॉर्क खुलने का स्पीड होती है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, इतनी फॉर्क ये खुल जाती है। और इस तरफ जो है यहाँ पर ये प्राइमर ये वाला था और इसने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े थे, अब इसमें अब एक और, अब यहाँ इस साइड में तो जुड़ नहीं सकते, नहीं तो 3, 5 डायरेक्शन हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है? एक और प्राइमर बनता है, एक और आरएनए प्राइमर बनेगा और फिर इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे जब तक ये दूसरा प्राइमर नहीं आ जाता। तो ये जो होगा ये दूसरा, ये पहला प्राइमर है, ये दूसरा प्राइमर है और ये इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर रहा है। ये कर रहा है टुवर्ड्स फॉर्क और ये कर रहा है अवे फ्रॉम टॉप। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5'3" डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है। मान लीजिए यदि इसको वो ऐड कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स को, तो वो जो भी स्ट्रैंड बन रहा है उसके 5'3" डायरेक्शन में ही इसको 5' to 3' डायरेक्शन में ही ऐड कर सकता है, 5' से 3', ये उल्टा नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे कितने प्राइमर बनेंगे? ये बन गया। अब मान लीजिए और भी खुल जाता है, ये इसको और ज़्यादा खुल गया, ये यहाँ पर ये इसका प्राइमर था और यहाँ पर ये एक प्राइमर यहाँ बना था, दूसरा प्राइमर यहाँ बना था और फिर इसने न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने शुरू किए थे इधर से और इसने इधर और फिर इसने इधर। अब इधर फिर नहीं जुड़ सकते हैं, ये 5'3" स्ट्रैंड है, ये 3'5" स्ट्रैंड है ओरिजिनल, और जो ये बन रहा है ये इधर 5 होगा, इधर 3 होगा। ये जो बन रहा है इसका इधर 3 होगा, इधर 5 होगा। इसमें तो इस डायरेक्शन में बन रहा है और इसमें इस डायरेक्शन में बन रहा है। अब ये इधर नहीं बन सकते, इधर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं जुड़ सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर एक और तीसरा प्राइमर बनेगा, ये 5'3" होगा इसका, और फिर ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। इसमें तो एक ही प्राइमर होगा, इस वाले स्ट्रैंड में 1, 2 और ये
3। इस तरह से जैसे जैसे ये फॉर्क खुलती जाएगी वैसे वैसे नए नए प्राइमर हर एक बार ये बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए नया प्राइमर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5'3" डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, दूसरी साइड नहीं, क्योंकि इसको OH चाहिए होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, आप देखो जो स्टैंड जो ओरिजिनली 5'3" स्टैंड था, जिसका ये बन रहा है नया स्टैंड 5'3" डायरेक्शन में, ये तो क्या हो रहा है, एक ही प्राइमर से काम चल जा रहा है और ये कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होता जाता है। इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए का, ये कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। और जो ये वाला बन रहा है, जिसके लिए बहुत सारे प्राइमर की जरूरत पड़ेगी और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट से बन रहा है, ये कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें जो नया डीएनए बन रहा है वो फ्रेगमेंट से बन रहा है, कितना, फिर ये बीच बीच में क्या है, ये आरएनए है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। साइंटिस्ट ओकाजाकी जापान का थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया था इनको, इसलिए कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो एक तो हो गया लीडिंग स्ट्रैंड जिसमें कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और दूसरा हो गया लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें फ्रेगमेंट्स में, सेगमेंट्स में ये बन रहे हैं। तो इस तरह से ये हमें इसमें पॉलीमराइजेशन होता जाता है। अब ये तो हो गया एक चीज़। अब एक प्रॉब्लम और आती है यहाँ पर, जब जो एंजाइम कर रहा है वो है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और इसके लिए ये अपनी जगह पे बना रहे, इसके लिए यहाँ पर एक क्लैंप प्रोटीन होती है, ये कहलाती है स्लाइडिंग क्लैंप। स्लाइडिंग क्लैंप ये डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करे रहती है, जिससे कि वो अपनी जगह पर बना रहे। और इसके अलावा एक प्रोटीन और होगी, एंजाइम और होता है, ये कहलाता है डीएनए गाइरेज। इसका क्या फंक्शन है, जैसे एक रस्सी है, मान लीजिए आप, इस तरह से कॉइल है, और इसके आप इस एंड को खींच रहे हैं, इसको खोल रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा, जो ये ऐंठन है ये क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। यदि आप रस्सी को खींचना शुरू करोगे तो जो इसकी ऐंठन है इधर क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ऐसा ही इस डीएनए में होता है। तो ये जो फॉर्क है ये खुल नहीं पाती, यहाँ पर यदि ऐंठन आ जाएगी, टॉर्शन आ जाएगा, फिर ये फॉर्क जो है ये खुल नहीं पाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बन पाएगा, यहाँ पर ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो ये टॉर्शन जो आ गया, इसको रिमूव कैसे होगा कि डीएनए गाइरेज क्या करता है, या तो एक स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड, इसमें क्या करता है, एक कट लगा देता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड को नहीं हटाता है, ये केवल जो बॉन्ड है इनके बीच का उसको तोड़ देता है, जिससे कि ये कट लग जाता है। और कट लगते ही क्या होता है, ये जो टॉर्शन है ये खत्म हो जाता है, टॉर्शन खत्म हो जाता है और फिर इसको ये सील कर देता है। तो इस तरह से जो टॉर्शन है उसको खत्म करने के लिए डीएनए गाइरेज होता है। यहाँ पर इतने तो एंजाइम हो गए। स्लाइडिंग कैंप तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करने के लिए, और डीएनए गाइरेज हो गया जो टॉर्शन हो रहा है, जो ये खुलता जा रहा है उसको जो है टॉर्शन रिमूव करने के लिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है ये कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 है, उसको जो इस वाले स्ट्रैंड में तो क्या करना है, जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें पॉलीमराइजेशन करना है टुवर्ड्स फॉर्क, और इस वाले स्ट्रैंड में किधर करना है, अवे फ्रॉम फॉर्क। और ये एक साथ संभव नहीं है, एक बार में ही डीएनए पॉलीमरेज
दोनों डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये एक लूप बना लेता है। ये जो स्ट्रैंड है ये एक लूप बना लेता है। इसका ये एंड जो है, ये 5 एंड था, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इससे क्या हुआ, इस वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे प्राइमर था, और इस वाले स्ट्रैंड में जब ये ऐसे हो जाएगा तो प्राइमर कहाँ आ गया, पहला प्राइमर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ आ गया। तो ये तो इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ये डायरेक्शन है। और ये क्योंकि लूप बना लिया है, ये किधर थी, पाइप की साइड में बन रही थी, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करेगा। ये पहला वाला है, ये जो है ये वाला है, फिर ये दूसरा वाला प्राइमर, और ये तीसरा वाला प्राइमर, और पॉलीमराइजेशन ये किस डायरेक्शन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन। यदि ये स्ट्रेट रहते हैं तब तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों, ये नीचे वाला ये 5-3-3-5 वाला स्टैंड एक लूप बना लेगा, तब ये एक ही बार में ये कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये, इसमें पॉलीमरेज एंजाइम में कई यूनिट्स होती हैं इसमें, इस तरह से। तो ये जो है ये पॉलीमरेज एंजाइम है, इसका पार्ट है। इसमें कई यूनिट्स होती है, अल्फा, बीटा, टाउ, इस तरह के गामा। तो ये एक पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज। ये इस स्ट्रैंड में भी इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा, और इस स्ट्रैंड में भी ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में इसको पॉलीमराइजेशन करना होगा। कैसे पॉसिबल हुआ, ये जो ये वाला स्ट्रैंड है इसने क्या बना लिया, एक लूप बना लिया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब क्या होता है कि जब दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बन गए, स्ट्रैंड नया डीएनए बन गया 2 स्ट्रैंड का, तो इसमें क्या रहेगा, आरएनए रहेंगे। प्राइमर जो आरएनए था वो रहेगा ही, है ना। इतना पोर्शन तो क्या है, आरएनए है, और इतना पोर्शन फिर क्या है, ये डीएनए का है। फिर मान लीजिए लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो फिर ये प्राइमर है, और फिर ये, और यदि लीडिंग है तो एक ही प्राइमर है। तो हमें ये नहीं चाहिए, ये आरएनए है और ये डीएनए, हमें पूरा स्ट्रैंड किसका चाहिए, डीएनए का चाहिए। तो यहाँ पर ये एंजाइम होता है एक डीएनए एच। ये क्या करता है, ये इसको रिमूव कर देता है। जो प्राइमर है, जो आरएनए वाला पार्ट है, उसको ये रिमूव कर देते हैं, काट देता है। एक्सोन्यूक्लिएट है, ये काट देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये गैप बन जाते हैं। गैप क्यों बन गए, क्योंकि डीएनए एच ने इसको जो प्राइमर था, आरएनए वाला पार्ट था, उसको हटा दिया। अब जब ये गैप बन जाते हैं, तब इनको रिमूव करने के लिए ये डीएनए पॉलीमरेज वन काम करता है, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जितने इसमें यहाँ पे जरूरी है उसके किसके बना देता है, ये डीएनए के बना देता है। ये रिप्लेस कर देते हैं आरएनए को या प्राइमर को। तो डीएनए एच ने तो क्या किया, प्राइमर को रिमूव किया, वो आरएनए का बना हुआ था। और डीएनए पॉलीमरेज 1 ने क्या किया, जहाँ पे ये गैप बन गए प्राइमर को रिमूव करने से, उस गैप को ये फिल कर देते हैं डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट से। अब डीएनए के फ्रेगमेंट से फिल तो हो जाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये न्यूक्लियोटाइड गैप तो अब नहीं है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड की जगह नहीं है, लेकिन गैप है, बॉन्ड नहीं बना है। इनको कहते हैं निक। निक रह जाता है, बॉन्ड नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर फिर डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, इनके बीच में एक न्यूक्लियोटाइड का OH और एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, इनको
जोड़ के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह से ये निक या जो जगह बची थी, गैप था दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, दो पोर्शन के बीच में, एक नया वाला डीएनए और एक जो पहले पॉलीमराइजेशन से बने थे और ये जो प्राइमर के हटने से हैं। तो ये तीन यहाँ पर एंजाइम्स काम कर रहे हैं। डीएनए एच, इसने प्राइमर को हटाया, डीएनए पॉलीमरेज 1, इसने उस प्राइमर की जगह पर डीएनए फ्रेगमेंट्स लगाए, और फिर जो बॉन्ड बनाना था दोनों के बीच में वो डीएनए लाइगेज ने बना दिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डीएनए जो है वो डबल हो जाता है या रिप्लिकेशन हो जाता है। अब हमने इसमें रिप्लिकेशन बबल पढ़ा था। रिप्लिकेशन बबल में क्या था, ये जब स्टार्ट होता है रिप्लिकेशन तो यहाँ पर ये इस तरह से बनते हैं, ये रिप्लिकेशन बबल, और ये दोनों साइड में होते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में भी होता है रिप्लिकेशन, इस डायरेक्शन में भी होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इस एंड में चलेंगे। तो ये जब ये बिल्कुल इस एंड में आ जाते हैं तब ये कैसे हो जाते हैं, और इतना पोर्शन रिपीट हो चुका है, जहाँ तक ये डीएनए चलता रहेगा, ये बबल चलता रहेगा, ये क्या रहेगा, न्यू डीएनए बनता रहेगा। न्यू डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, इसमें एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड है। अब जब ये बिल्कुल यहाँ पहुँच गए दोनों बबल्स, तब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है वो नया इसका कॉपी बन चुकी होगी। ये न्यू वाला है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, और ये पुराना वाला, दोनों कहाँ मिल गए, यहाँ। जब ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे तब हमारी टर्मिनेशन की स्टडी शुरू होगी। ये कैसे टर्मिनेट होंगे, ये यहाँ पर आके टर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन अभी दोनों रिंग्स अलग नहीं हुई हैं। हमें क्या चाहिए, एक रिंग से दो रिंग चाहिए थी, तो एक रिंग से ये धीरे धीरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता जा रहा है, और जब ये बिल्कुल अपने यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएंगे तब ये दोनों बन तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जुड़ा रहेगा। तो इसके आगे ये कैसे अलग अब कैसे होंगी, इसको हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज में, जिसको कहेंगे टर्मिनेशन ऑफ रिप्लिकेशन। तो इस तरह से ये इलोंगेशन हो गया। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।